myself Dr. मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कपलिंग कांस्टेंट एवं एरियाज ऑफ सिग्नल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। कपलिंग कांस्टेंट किसी मल्टीप्लेट के निकटतम दो शिखरों के केंद्र बिंदुओं की मध्य की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे का मान हम हर्ट्ज में मापते हैं और यह युग्मन करने वाले प्रोटॉन एवं उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम 60 मेगाहर्ट्ज पर लिया गया है या 100 मेगाहर्ट्ज पे लिया गया है या 250 मेगाहर्ट्ज पर लिया गया है। कुछ प्रमुख प्रकार के निकटवर्ती प्रोटॉन एवं उनके लिए जे के मान को हम निम्न सारणी में देख सकते हैं। जैसे कि एल्केन के अंतर्गत जैम प्रोटॉन के अंतर्गत जे का मान आता है 10⁻18। यह इस बात पर निर्भर करता है कि CH2 से जुड़े हुए दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता का मान क्या है। इसी प्रकार से विसिनल प्रोटॉन ए और बी, इनके बीच का JB का हर्ट्ज में मान डाइहेड्रल कोण पर निर्भर करता है। यदि ये एल्किल समूह और श्रृंखला में मुक्त घूर्णन हो तो इसमें जे का मान आता है 8 to 8 हर्ट्ज। इसी प्रकार जैमिनल एल्कीन में हाइड्रोजन ए और बी के अंतर्गत कपलिंग कांस्टेंट का मान लगभग 2 के बराबर होता है। एल्कीन के अंतर्गत सिस प्रोटॉन ए और बी के अंतर्गत जे का मान आता है 5 to 14 के बीच में। इसी प्रकार से ट्रांस एल्कीन में ए और बी प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट का मान 11 to 9 हर्ट्ज के बराबर आता है। इसी प्रकार से एल्कीन में सिस प्रोटॉन ए और बी का कपलिंग कांस्टेंट 5 to 14 हर्ट्ज होता है। इसी प्रकार से ट्रांस एल्कीन में प्रोटॉन ए और बी का बीच कपलिंग कांस्टेंट का मान 11 to 19 हर्ट्ज के मध्य आता है। इसी प्रकार से प्रोटॉन ए और बी बेंजीन के अंतर्गत यदि ऑर्थो पोजीशन पे निकाले तो कपलिंग कांस्टेंट का मान 7 to 10 के बीच में आता है। इसी प्रकार मेटा के अंतर्गत 2 से 3 के मध्य आता है और पैरा AB हाइड्रोजन का मान कपलिंग कांस्टेंट का मान 0 से 1 के बीच हर्ट्ज होता है। यदि दो निकटवर्ती प्रोटॉनों के रासायनिक शिफ्ट के हर्ट्ज में मान पर्याप्त अंतर हो, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों प्रोटॉनों के बीच डेल्टा V या डेल्टा AX का मान में काफ़ी अंतर है, अर्थात डेल्टा V का मान उच्च हो तो उन्हें दूर दूर के अक्षर A और X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इनके लिए डेल्टा AX और डेल्टा JX का मान डेल्टा AX की तुलना में JX का मान काफ़ी कम होता है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रोटॉनों के नियमित द्विक या डबलेट प्राप्त होते हैं और उनके युग्मन स्थिरांक JX के मान समान होते हैं। यदि दो निकटवर्ती प्रोटॉनों के रासायनिक शिफ्ट का मान में कम अंतर हो तो निकटवर्ती अक्षर A और B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट एवं डेल्टा AB का मान लगभग बराबर होता है और इनके दिक् भी नियमित नहीं होते हैं। जैसा कि हम इन चित्र में देख सकते हैं कि इनके बीच वाले शिखर तो लंबे हैं जबकि साइड के शिखर छोटे होते हैं। जैसे जैसे 8 डेल्टा V अपॉन जे का मान घटता जाता है तो दोनों डबलेट एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 5.0 है, फिर 4 है, 3, 2, 1 और 0, तो ये इनका अंतर कम होता जाता है और ये एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं। साथ ही बीच के शिखर लंबे व साइड के शिखर छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार पहले ये क्वार्टरेट का आभास देते हैं, फिर ये डबलेट जैसा प्रतीत होते हैं और अंत में दोनों की और
प्रतीत होते हैं। जब डेल्टा अपॉन जे का मान 0 हो जाता है अर्थात दोनों प्रकार के प्रोटोनों की प्रकृति क्या होती है, समान हो जाती है, तब ये सिंगलेट की आकृति ग्रहण कर लेता है। किसी यौगिक के स्पेक्ट्रम में चारों शिखरों या पीक्स का एक झुंड वास्तव में एक क्वार्टेट अथवा 2 डबलेट, यह ज्ञात करने के लिए लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से डेल्टा वी का मान तो बढ़ जाता है लेकिन जे का मान अप्रभावित रहता है। अतः इस झुंड के चारों शिखर 2 डबलेट के रूप में पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्वार्टेट है या डबलेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरियाज ऑफ सिग्नल्स। किसी अणु में विद्यमान प्रोटोनों का वातावरण अगर समान है तो उनकी रासायनिक अभिक्रिया भी समान होती हैं और प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में ये प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। अतः इनके रासायनिक शिफ्ट का मान भी समान होते हैं। ऐसे प्रोटोनों को रासायनिक रूप से तुल्य या केमिकली इक्विवेलेंट अथवा रासायनिक शिफ्ट तुल्य केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। रासायनिक तुल्य प्रोटोनों में यदि किसी एक प्रोटॉन को अन्य समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होता है जिसका कोई अन्य समावेशी रूप संभव नहीं है। उदाहरण के लिए CH4, मैथेन, एथेन, साइक्लोहेक्सेन आदि अणुओं में विद्यमान समस्त प्रोटॉन परस्पर तुल्य हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैथेन के क्लोरीनीकरण करवाने पर मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एथेन के क्लोरीनीकरण करवाने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से C6H6 के क्लोरीनीकरण करवाने पर C6H5Cl प्राप्त होता है। अर्थात इसके अंदर कोई समावेशी रूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटीन हैं। अतः इन सब में एक ही प्रकार के प्रोटॉन हैं और ये NMR स्पेक्ट्रम में 1-1 सिग्नल को ही दर्शाते हैं। लेकिन प्रोपेन में ऐसा संभव नहीं है। इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। यदि इसके एक प्रोटॉन को Cl द्वारा विस्थापित किया जाए तो ये 2 समावेशी बनाएगा। जैसे कि हम यहाँ देखें कि Cl2 के द्वारा विस्थापन के द्वारा N एल्केन और N एल्केन क्लोराइड और आइसो एल्केन क्लोराइड का निर्माण होता है। अतः इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। यह PAMR स्पेक्ट्रम में 2 प्रकार के सिग्नल दर्शाता है जहाँ पर CH3 और CH3 A नंबर का प्रोटॉन से दर्शाया गया है और CH2 को हम B के द्वारा दर्शाए गए हैं। वाइनिल क्लोराइड में कुल 3 प्रोटॉन हैं और ये तीनों ही रासायनिक या रासायनिक शिफ्ट की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब इसका क्लोरीनीकरण करवाया जाता है तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसमें जैम पोजीशन है, जैमिनल है, ट्रांस है क्लोराइड के साथ और क्लोराइड के साथ सिस उत्पाद प्राप्त होते हैं। अतः इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं और यह PAMR स्पेक्ट्रम में भी 3 सिग्नल दर्शाएगा। कभी कभी अणु में 2 प्रकार के प्रोटॉन होने पर भी वह एक ही सिग्नल देकर एक प्रकार के प्रोटॉन होने का संकेत देता है। जैसा कि साइक्लोहेक्सेन, इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, अक्षीय या एक्सियल एवं निरक्षीय या इक्विटोरियल, लेकिन सामान्य कमरे के ताप पर वह एक ही सिग्नल दर्शाता है। इसका कारण क्या है कि साइक्लोहेक्सेन 2 प्रकार के संरूपों या कन्फर्मेशन में पाया जाता है, बोट रूप में और दूसरा चेयर रूप में, और इन दोनों की ऊर्जा में मात्र 5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का ही अंतर होता है जो कि सामान्य कमरे के ताप पर इन्हें आसानी से मिल जाती है और ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार अंतर परिवर्तन में एक संरूप का अक्षीय हाइड्रोजन दूसरे संरूप के निरक्षीय हाइड्रोजन में या एक का निरक्षीय हाइड्रोजन दूसरे के अक्षीय हाइड्रोजन में परिवर्तित होता रहता है। अतः NMR स्पेक्ट्रम में केवल एक ही सिग्नल प्राप्त होता है। यदि साइक्लोहेक्सेन का NMR स्पेक्ट्रम कम ताप अर्थात -100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिया जाए तो स्पष्ट रूप से 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसका कारण यह है कि इतने कम ताप पर कुर्सी एवं
नाव स्वरूपण परस्पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो पाते। अतः अक्षीय एवं निरक्षीय हाइड्रोजन परमाणु के दो सिग्नल प्राप्त होते हैं। किसी अणु में रासायनिक तुल्य या रासायनिक शिफ्ट तुल्य प्रोटॉनों के जितने प्रकार होते हैं वह यौगिक पीएम स्पेक्ट्रम में उतने ही संकेत या सिग्नल दर्शाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ यौगिक उनके सूत्र एवं एनएमआर संकेतों की संख्या को निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है। जैसे कि हम एथिल क्लोराइड में देखें, यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटॉन होंगे, CH2 और CH3 में ये A प्रकार का प्रोटॉन है, B प्रकार का प्रोटॉन है। अतः NMR में सिग्नलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें? 2। एन प्रोपिल क्लोराइड में हम देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटॉन होंगे, तो NMR संकेतों की संख्या कितनी होगी? 3। आइसोप्रोपिल क्लोराइड में देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार के ही प्रोटॉन होंगे, CH3 और CH3 A टाइप का प्रोटॉन होगा तो CH दूसरी टाइप का, अतः NMR में संकेतों की संख्या भी 2 होगी। आइसोब्यूटिलीन के अंतर्गत भी 2 प्रकार के प्रोटॉन होंगे, CH3 वाले एक ही तरह के एनवायरनमेंट या रासायनिक तुल्य प्रोटॉन होंगे और HH दूसरे प्रकार के, अतः NMR में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। 2 ब्रोमोप्रोपीन, यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटॉन होंगे, Br के सापेक्ष जैमिनल, ट्रांस और सिस पोजीशन में, अतः 3 NMR संकेतों की संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से डाईएथिल ईथर में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, अतः 2 ही NMR संकेत हमें प्राप्त होते हैं। एसीटोन में देखें तो यहाँ पर भी 1 प्रकार का प्रोटॉन मौजूद है, अतः 1 ही NMR संकेत प्राप्त होता है। साइक्लोप्रोपेन में 1 ही प्रकार के प्रोटॉन है, अतः यहाँ भी 1 NMR संकेत प्राप्त होता है। मैथिल साइक्लोप्रोपेन के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रोटॉन हैं, जैसे कि हम यहाँ दर्शा सकते हैं कि CH3 A टाइप का प्रोटॉन होगा, इसी प्रकार से अपर साइड या H और ये वाला H दूसरे टाइप का हो जाएगा, इसी प्रकार से H और H ये तीसरी टाइप का हो जाएगा और CH3 के जस्ट अपोजिट साइड H वाला चौथा टाइप का प्रोटॉन हो जाएगा। अतः यहाँ 4 NMR संकेत हमें प्राप्त होंगे। पैराजाइलिन में देखें तो यहाँ 2 प्रकार के प्रोटॉन होंगे, CH3 वाले एक तरह के केमिकल इक्विवेलेंट होंगे और ये चारों एक तरह का होंगे, अतः 2 NMR संकेत हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पैराक्लोरोटाइलुइन में 3 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ हमें 3 प्रकार के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, CH3 और CH3। यहाँ पर देखें तो ये दोनों एक तरीके के होंगे और ये वाले दोनों तरीके के होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ Cl होगा। रासायनिक तुल्य या रासायनिक शिफ्ट तुल्य प्रोटॉनों को हम होमोटोपिक प्रोटॉन भी कहते हैं। यदि किसी यौगिक के दोनों हाइड्रोजन परमाणु में से एक एक का प्रतिस्थापन समान समूह Z से करवाएं तो हमें प्रतिबिंब रूपी यौगिकों का युग्म या एन आइसोमर पेयर बनता है, तो ऐसे प्रोटॉनों को एनएंशियोटोपिक प्रोटॉन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों एंशियोटोपिक प्रोटॉन है, यदि एक प्रोटॉन का Z द्वारा विस्थापन कर दिया जाए तो हमें एनांशियोमर या प्रतिबिंब रूप प्राप्त होते हैं। यदि 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को किसी समान समूह Z से प्रतिस्थापित किए जाए और उससे विमृत समावयवी प्राप्त हो तो उन हाइड्रोजन परमाणुओं को डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन कहा जाता है। हमने फर्स्ट ईयर क्लास में देखा था कि विमृत समावयवी क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, वो विवृत समावयवी कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें कि यहाँ 2 असमान डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन है, जिसका Z द्वारा प्रतिस्थापन या Z जैसे कि Cl द्वारा प्रतिस्थापन करवाया जाए तो हमें विमृत समावयवी प्राप्त होते हैं, जो कि एक दूसरे के ये दर्पण प्रतिबिंब समावयवी रूप नहीं है। किसी एक अणु में समान रासायनिक शिफ्ट देने वाले प्रोटॉनों की संख्या जितनी उच्च होती है, उस सिग्नल या संकेत या शिखर का क्षेत्र उतना ही अधिक होता है। NMR स्पेक्ट्रम में इन शिखरों का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक समाकलन वक्र या इंटीग्रेशन कर्व होती है, जिसके वर्ग गिनकर सीधे ही उस शिखर के क्षेत्रफल का परिकलन हो जाता है।
भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉनों की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर इनके एनएमआर स्पेक्ट्रम में विभिन्न शिखरों के क्षेत्र के अनुपात के आधार पर अणुओं में विद्यमान समान शिफ्ट प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे प्रोपेन में ए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3 + 3 6, वह बी टाइप के प्रोटॉनों की संख्या 2 है। अतः इसके एनएमआर स्पेक्ट्रम में डेल्टा 0.9 व डेल्टा 1.3 पर 2 संकेत प्राप्त होंगे, जिनके शिखर क्षेत्र का मान 6:2 या 3:1 के अनुपात में होगा। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर निम्न प्रकार हैं। जैसे हम टाइलुइन देखें, यहाँ पर 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। ए टाइप के प्रोटॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 3, और बी टाइप के प्रोटॉनों की संख्या है 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अतः शिखर क्षेत्र का मान होगा 3:5 और इसका सिग्नल हमें प्राप्त होता है। डेल्टा ए का होता है 2.2 और बी टाइप के प्रोटॉन का होता है 7.1। पैराजाइलिन के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर ए टाइप के प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6, 3 + 3, और बी टाइप के प्रोटॉनों की संख्या है 4। अतः इसका अनुपात हो जाएगा 6:4 या 3:2। अतः डेल्टा का मान प्राप्त होगा ए टाइप के प्रोटॉनों का 2.2 के आसपास और बी प्रकार के प्रोटॉनों का डेल्टा का मान प्राप्त होता है 7.0। मैसिटिलीन में देखें तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, जिसमें ए प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या है 9 और बी प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 3। अतः रेशो होगा शिखर क्षेत्र का 3:1 और इसके सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं डेल्टा स्केल पर। एक प्रोटॉन का प्राप्त होता है 2.2 p और बी टाइप के प्रोटॉनों का प्राप्त होता है 6.7 पर। इसी प्रकार से पैरा तृतीयक ब्यूटिल टालुइन के अंतर्गत देखें तो यहाँ 3 प्रकार के प्रोटॉन है। ए टाइप के प्रोटॉनों की संख्या होगी 3 और बी टाइप के प्रोटॉनों की संख्या है 1, 2, 3, 4 और सी टाइप के प्रोटॉनों की संख्या है 9। अतः शिखर क्षेत्र में अनुपात होगा 3:4:9। यहाँ ए प्रकार के प्रोटॉनों का एनएमआर क्षेत्र में सिग्नल डेल्टा स्केल पे 2.2 पे प्राप्त होता है, बी का 7.1 पर और सी का 1.3 पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार पैराजाइलिन में देखें तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर भी 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। ए प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या है 6, बी प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या है 5 और सी प्रकार के प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। अतः शिखर क्षेत्र में अनुपात होगा 6:5:1। ए प्रकार के प्रोटॉनों का एनएमआर क्षेत्र में सिग्नल 1.3 पे प्राप्त होता है, बी प्रकार के प्रोटॉन का 7.3 पर और सी प्रकार के प्रोटॉन का 2.9 पर प्राप्त होता है। 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन के अंतर्गत देखें तो यहाँ 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, ए और बी, जिसमें ए प्रोटॉनों की संख्या है 4 और इसी प्रकार बी प्रोटॉनों की संख्या भी है 4। अतः शिखर क्षेत्र में अनुपात प्राप्त होगा 1:1। ए प्रकार के प्रोटॉन एनएमआर क्षेत्र में 2.2 पर सिग्नल दर्शाते हैं और बी प्रकार के प्रोटॉन 7.0 पर सिग्नल अपना दिखाते हैं। थैंक यू।